स्क्रीन शेयर्ड है ना? चलो अब देखो, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में क्या है, हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं डिविडेंड का, जिसमें हमने सारी चीजें समझी थी कि अब डिविडेंड जो है दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। अब बस एक चीज समझना बाकी थी कि अगर ये पर्सन है, ये पर्सन अर्न कर रहा है डिविडेंड, तो अपने को सबको पता है कि डिविडेंड इज टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड। लेकिन तब क्या होगा कि अगर इस पर्सन की अदर इनकम भी है, पीजीबीपी इनकम है सपोज करो, या फिर इसकी सैलरी इनकम है, या फिर इसका हाउस प्रॉपर्टी, कोई भी इनकम है, या फिर कैपिटल गेन है, और इसमें उसको साथ साथ में डिविडेंड इनकम भी होती है। यहाँ तक बात समझ में कि एक पर्सन है, उसको बहुत तरह की इनकम हो रही है, अलग 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 ये सारी इनकम हो रही है, और उस इनकम में उसकी एक डिविडेंड इनकम भी है। तो बोलते हैं अगर आपकी इनकम के अंदर डिविडेंड इनकम है तो टैक्स तो हम कैसे लगाएंगे डिविडेंड पे? नॉर्मल रेट पे। नॉर्मल मतलब जो स्लैब रेट है उसी पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आप सरचार्ज पे आओगे, इसका पूरी अभी फिल इन द ब्लैंक्स में कंप्लीट करूंगी, सिर्फ अभी अपन क्रक्स समझ रहे हैं कि अगर आपकी इनकम में डिविडेंड है तो डिविडेंड पे जो टैक्स लगता है वो तो क्या लगता है? स्लैब रेट पे। लेकिन अगर डिविडेंड के कारण या फिर ओवरऑल जब आपने पूरी इनकम को टोटल किया, कैपिटल गेन को टोटल किया, हाउस प्रॉपर्टी को टोटल किया, सब टोटल करके ये आपकी टोटल इनकम 1 करोड़ से आगे निकल गई, या 50 लाख के ऊपर निकल गई, या फिर वही 2 करोड़ वगैरह से आगे निकल गई, मतलब मैं कौन सी बात कर रही हूँ, वो सारी सरचार्ज की। अगर ये उससे ऊपर निकली है तो वो बोलते देखो दूसरी जो इनकम है उस पे तो जो नॉर्मल सरचार्ज लगना है वो लगाओ, लेकिन स्पेसिफिकली डिविडेंड पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा? 15%। इससे आगे नहीं जाना है। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात वो ये बोल रहा है कि अगर आपकी इनकम चाहे कैपिटल गेन की हो, चाहे हाउस प्रॉपर्टी की हो, चाहे पीजीबीपी की हो, या फिर सैलरी हो, या फिर आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स अलग दूसरे टाइप की हो, लेकिन अगर ये अदर सोर्स में डिविडेंड आता है तो जो मैक्सिमम आप सरचार्ज लगाओगे डिविडेंड पे, वो मैक्सिमम सरचार्ज डिविडेंड पे कितना होने वाला है? 15। इससे ज्यादा नहीं। अंडरस्टूड? इतनी बात समझ में आई पहले? अब इसमें एक प्रॉब्लम है। वो क्या बोलता है, सबसे पहले मैं सरचार्ज के रेट समझ लूं कि मैम सरचार्ज के अलग अलग रेट होते क्या हैं और वो किन के लिए हैं। मैम अगर देखें, एक इंडिविजुअल है, ठीक है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है, आर्टिफिशियल जुरिस्डिक्शनल पर्सन है, इनकी बात करें मैम, इन लोगों के लिए स्पेसिफिकली कुछ दिया है। क्या दिया है कि अगर आपकी टोटल इनकम ग्रेटर देन 50 लाख जाती है, अप टू 1 करोड़ है, तो आपका सरचार्ज कितना हो जाएगा? 10%। राइट? ये तो पता है ना सरचार्ज लिमिट। अगर ग्रेटर देन 1 करोड़ जाती है बट अप टू 2 करोड़ है, तो ये हो जाएगा सरचार्ज मेरा 15%। अगर 2 करोड़ के भी ऊपर जाती है तो मेरा सरचार्ज कितना हो जाएगा? 2 करोड़ के ऊपर बट अप टू 5 करोड़, तो ये कितना हो जाएगा मेरा सरचार्ज? दैट विल बी 25%। बट मैम अब 5 करोड़ के भी ऊपर चले जाएंगे तो मेरा सरचार्ज कितना हो जाएगा? 37%। क्या ये पता है हमको? ये सरचार्ज लिमिट है। अब बात वही तो हो रही है कि देखो मैम 50 लाख तक इनकम थी, डिविडेंड पे भी सरचार्ज लगाओगे, अदर इनकम पे भी सरचार्ज लगाओगे, आप 10% ही लगाओगे। हमारी शर्त यही थी कि डिविडेंड का सरचार्ज 15 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, जाएगा ही नहीं, क्योंकि मेरी इनकम अभी किसके बीच में? 50 से 1 करोड़ के बीच में। मैम जब मेरी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में भी होगी तब भी क्या करोगे?
अदर इनकम है उस पे भी 15% लगेगा, डिविडेंड है उस पे भी 15% ही लगेगा। लेकिन जब मेरी इनकम इस स्लैब में आएगी, जब मेरी इनकम इस स्लैब में आएगी, तो बोल रहा है अदर इनकम पे तो तुमको जो लगाना है ये वाला रेट लगाओ, लेकिन डिविडेंड के ऊपर तुम ये रेट नहीं लगा सकते, तुमको मैक्सिमम रेट 15% ही रखना पड़ेगा। अभी तक इतनी बात समझ में आई? तो यही वो क्या है, ओवरऑल क्लॉज है। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। पहले मैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस करती हूँ, फिर इसके और कैपिटल गेन का भी कुछ कुछ दिया है, पर मैं अभी फोकस सबसे पहले किस पे कर रही थी, डिविडेंड पे। कि अगर आपके पास इनकम में डिविडेंड है तो डिविडेंड पे मैक्सिमम सरचार्ज कितना लगेगा, मैक्सिमम 15 लगेगा। भले ही फिर आपकी दूसरे दूसरे किसी भी तरह की इनकम हो, उस पे आप क्या लगा रहे हो हमको मतलब नहीं है, अभी मेरे को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इतना समझ में आया कि हाँ मैक्सिमम तो समझ में आ गया कि इस पे 15 लगेगा। ठीक है, अब दो और इनकम है। डिविडेंड के बारे में तो उसने बोला, साथ में कैपिटल गेन के रिस्पेक्ट में भी कुछ बोल के रखा है। बोलता है अगर आपको कैपिटल गेन होता है कौन सा, 111A, दैट इज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अगर आपको कैपिटल गेन होता है 112A, जिसमें 1 लाख रुपीस का आपको एग्जेम्पशन भी मिलता है, और या फिर आपको कैपिटल गेन होता है सिंपली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, मतलब कोई भी गेन लो आप, कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो, या फिर आपको इक्विटी शेयर्स, बिजनेस ट्रस्ट के यूनिट वाला कुछ कुछ है यहाँ पे 111A वाला, जिसमें 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलता है, और फिर आफ्टर 1 लाख एग्जेम्पशन 10% पे टैक्सेबिलिटी आती है। तो बोलता है अगर आपकी ये वाली भी इनकम है, ये भी अगर आपकी क्या है, इनकम है, तो तब भी पता है क्या होगा, आपका मैक्सिमम सरचार्ज कितना जाना चाहिए, 15%। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई? बोलो। तुम लोग थोड़ा बोलते जाओ, क्योंकि मुझे ये नया सिस्टम है, मुझे तुम लोग दिख नहीं रहे हो, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। यस मैम। तो यहाँ तक हमने अभी समझा कि हाँ भैया, डिविडेंड इनकम जो है मेरी, वो सिंपली, वीडियो ऑफ मत करना, एक दो लोग दिख रहे मुझे, कम से कम संजना दिख रही है, वीडियो ऑन ही रखो। यहाँ पे कैपिटल गेन हो या फिर डिविडेंड हो, दोनों ही केस में एक चीज तो समझ में आ गई, ये 15%, ये रजिस्टर हो गया दिमाग में कि ये इनकम आएगी तो 15%। बट कल याद है मैंने एक चीज कही थी, अगर इस पर्सन ने क्या लेके रखा है, 115 BSc एप्लीकेबल होता है इंडिविजुअल पे, ये एप्लीकेबल है HUF पे, और सपोज करो उसने इसको ऑप्ट कर लिया, तो क्या तुम ये कहानी एप्लीकेबल करने वाले हो? बोलो। तब तुम ऐसा करोगे कि 115 BSc ऑप्ट किया है इंडिविजुअल ने या HUF ने, और उसकी डिविडेंड इनकम है या फिर उसके पास कैपिटल गेन की, इनमें से कोई भी इनकम है, तो क्या अब मैं मैक्सिमम 15% करूं उसका सरचार्ज? से यस और नो? हम कैपिटल गेन पे तो हो गई, डिविडेंड पे नहीं है। डिविडेंड पे नहीं होगा? नहीं है। क्यों, कैपिटल गेन पे तो हो गई, ऐसा क्यों बोला? मैम वो स्पेशल रेट वाला पॉइंट था ना, तो सरचार्ज स्पेशल की रेट बात चल से। रही, वहाँ टैक्स की बात नहीं चल रही थी, वहाँ रेट ऑफ टैक्स की, यहाँ सरचार्ज की रेट की बात कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं करोगे। यहाँ तक बात समझ में आई? अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब जो काम की चीज है, ये ना पूरे कुछ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, और एग्जाम्पल का मीनिंग समझते हैं, क्रक्स समझते हैं। यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल दे रहा है ना, इसका कहना क्या है, जैसे सबसे पहले मैं लेती हूँ एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या देख के रखा है भाई, सामने वाले की कुछ इनकम दी है, जैसे अदर इनकम। कितनी दी है उसकी अदर इनकम? 70 लाख। ठीक है, भाई साहब की अदर इनकम कितनी है? 70 लाख। फिर इसके अलावा और क्या दिया मैम, इसको कैपिटल गेन भी हो रहा है 112A वाला,
जो अभी हम बात कर रहे थे, जिसमें 1 लाख रुपीस का मुझे क्या मिलने वाला है, एग्जेम्पशन मिलेगा ही मिलेगा। और फिर एक और कैपिटल गेन की इनकम होती है उसको, दैट इज 111A की। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, देखो ये इनकम कितनी है, 70 लाख। अगर सपोज करो, ध्यान पूरा इधर देना, अब बुक में मत देखना, ये इनकम इसकी भाई साहब की कितनी है, 70 लाख है। सपोज करो, सपोज ये इनकम नहीं होती, तो यहाँ पे तुम कितना टैक्स लगाते, उसका सरचार्ज रेट कितना लगाते, कुछ होता सरचार्ज, सोचो। ये इनकम नहीं है, उसके बावजूद भी अगर इसकी 70 लाख की टोटल इनकम है, तो तुम्हारा सरचार्ज रेट क्या होगा, 10%। 10%, है ना। तो अगर मैम ये इनकम नहीं भी होती तो इसका कितना था, 10%। ठीक है, अगर मैं इसको टोटल करूं, तो टोटल करके अभी टोटल इनकम कितनी हो रही है मेरी, बताओ जल्दी। 115। इतनी हो रही है। अब ये पता है क्या बोलता है कि देखो, मैं रहूं या ना रहूं, मतलब डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन की इनकम होती या नहीं होती, डिविडेंड या फिर कैपिटल गेन की इनकम होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोलता है कि अगर ये डिविडेंड कैपिटल गेन के कारण तुम्हारी इनकम उस लेवल को क्रॉस कर रही है जहां से तुम 15% सरचार्ज से आगे निकल जाते हो, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास क्या है, डिविडेंड है, जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास कैपिटल गेन है, और इसकी इनकम के रीजन से तुम्हारी जो ओवरऑल टोटल इनकम है वो क्या हो रही है, उस सरचार्ज स्लैब से आगे निकल रही है, जहां पे तुम्हें 25% या फिर 37% लगाना पड़ता। क्यों हो रहा है, अगर ये नहीं होता तो तुम इस स्लैब में आते ही नहीं, बिकॉज ये इनकम तुमको हुई है जिसके कारण तुम इस स्लैब ऑफ सरचार्ज पे आ रहे हो, अदर इनकम। तो बोलते हैं कि उस केस में फिर यहाँ पे बोलते हैं कि ऐसा अगर सिर्फ इन दोनों के कारण हो रहा है, कैपिटल गेन या डिविडेंड के कारण, कि तुम 25 या 37 के सरचार्ज पे जा रहे हो, तो तुम्हारी इनकम पे भी फिर कितना लग जाएगा, अगर तुम 15% पे थे, इसके बिना तो 15 ही लगेगा, अगर इसके बिना 25% पे थे बट डिविडेंड होने से तुम 37 पे लग रहे हो, तो तुम पे 25 ही लगेगा। क्या ये बात समझ में आई? बट मैम इस पे तो 25 लगेगा, और वो जो डिविडेंड है उस पे तो अभी भी 15% ही लगेगा, उस पे तुम मैक्सिमम नहीं जा सकते। तो अब मैं इसको थोड़ा सा स्टोरी में बोलूं कि थोड़ा सा ना डिविडेंड दया करता है, कैपिटल गेन दया कर रहा है। क्या दया कर रहा है कि भाई हमारे आने से तुमको 25% पे जाना पड़ा जबकि तुम थे 15 पे, तो एक काम करो, तुमको भी 15 पे रखते, हम तो वैसे ही 15 पे। हमारे आने से तुमको 37% पे जाना पड़ा जबकि हम नहीं होते तो तुम तो 25% सरचार्ज पे कर रहे थे, तो एक काम करो, तुम 25 पे ही रहो और हम तो 15 पे ही रहेंगे। मतलब इसके आने से अगर तुम एक हायर स्लैब पे जा रहे हो 25 या 37 के, तो ये बेचारा दया करता है, बोलता है कि तुम भी रहो तुम्हारे पुराने स्लैब पे और हम मैक्सिमम कितने पे रहेंगे, 15% पे। बट अब उल्टा, इसके आने से तुम 10% से कहाँ चले गए, देखो 15 पे चलेगा ना, यहाँ पे, यहाँ कोई दया नहीं है। दया तभी आएगी जब 25 या 37 पे पहुंच रहे हो। 15 तक में इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसके आने से तुम 15 पे भी जा रहे हो तो तुम पे तो 15 लगेगा ही, और इस पे भी क्या होगा, नॉर्मल रेट लगेगा। आया समझ में? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही थी इसकी। अब इसके क्वेश्चन समझते। मैम अदर इनकम 70 लाख है, हाँ, हमारे पास कैपिटल गेन कितना है, 112 है, और 111A का 20 लाख। अब मेरे को बताओ, अदर इनकम पे क्या स्लैब रेट लगाओगे, यस और नो? ये जो 70 लाख है इस पर टैक्स रेट क्या लगेगा, स्लैब के हिसाब से लगेगा? बाबा बोलो जल्दी। हाँ, इस पे क्या करूं, 112A, कैपिटल गेन अभी नहीं पड़ा, बट इतना बता सकती हूँ कि इस पे 10% लगता है और 1 लाख का पहले एग्जेम्पशन देते हैं। ठीक है मैम, इसमें क्या होगा, 111A वाले में, तो ये तो शॉर्ट टर्म है, ये तो 15% पे टैक्सेबल होता है। क्या तुम मुझे यहाँ पे टैक्स निकाल के दे सकते हो अभी,
इनका निकाल के दो, कितना टैक्स आएगा। बुक में मत देखो, यूं ही निकाल के दो। बोलो। अदर इनकम पे कितना टैक्स निकला? कैलकुलेशन बहुत स्लो चल रहा है। 5,40,000। अदर इनकम पे निकला कितना? 5 लाख। 5,40,000। बाबा रे, कहाँ जाऊं मैं? 5,40,000 पक्का? 70 लाख लिखा है ये। बेचारे की एज भी शायद 42 थी, तो स्लैब से 2103,750। 2103,750। बहुत अच्छे। मतलब पता है क्या, कैलकुलेशन में पहली बार में मिस्टेक चालू। फिर निकालो 70 लाख पे टैक्स। अभी देखो तुम लोग की सिली मिस्टेक, बिना देखे करने पे कैलकुलेशन ही गलत है। 2.5 लाख निकालना भूल तो नहीं गए? 19 25,000 000 पक्का 25 000? 19,25,000। ये विदाउट सरचार्ज होगा ना? हाँ, तो मैं विदाउट सरचार्ज ही पूछ रही हूँ। क्या बच्चे हो। 1912,500। 1912,500। इसका तो यार तुम गलत मत करना, ऐसे ही बता दो, ये तो बहुत इजी है। बोलो। 2,40,000। वेरी गुड, कितने होशियार बच्चे। 111 है। 3 लाख। अब पता है ये इसका टोटल करोगे, अब ये ओवरऑल टोटल तुम्हारा है 24,52,500। अब मेरी बात समझो, देखो ये दोनों के आने से ही तो वो कहीं ना कहीं 15 पे गए हैं। अगर ये नहीं होता तो ये बेचारा तो 10% पे सरचार्ज पे कर रहा था। पर मैंने क्या कहा था, इसको कोई मतलब नहीं है। जब तुम इन इनकम के कारण या तो 25 पे आओगे या 37 पे आओगे, तब ये बोलेगा यार मेरे को दया आ रही है। इससे पहले इसको कोई दया नहीं आती। फिर ये बोलेगा नॉर्मल पे ही मुझे क्या करना है, सरचार्ज लगाना है। तो अब पता है क्या होगा, ये पूरी की पूरी जो तुम्हारी टैक्स लाइबिलिटी है, ये पूरी की पूरी टैक्स लाइबिलिटी पे 15% ही एप्लीकेबल होगा। इस पे तो वैसे ही मैक्सिमम 15% होता है। तो अब जल्दी से सरचार्ज कैलकुलेट करो। और सरचार्ज के बाद डू नॉट फॉरगेट 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस।
जल्दी से कर लो। कैलसी चलाना है जल्दी जल्दी। 2933,190. 2933,190, यस। तो ये सब कुछ जोड़ जुड़ा के हो गया तुम्हारा 2933,190। अब आते हैं दूसरे वाले पर, एग्जाम्पल नंबर 2। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में फिर से क्या है, सेम चीज है, बस वही समझाने की कोशिश है। कैपिटल गेन डबल 1 का हो गया यहाँ पे 1 करोड़, ठीक है। फिर कैपिटल गेन 111 का कितना हो गया 2 करोड़, बहुत अच्छे। अभी करोड़ में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक ये लाख पे था, अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया, ये 2 करोड़ हो गया। फिर मैम अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम भी तुम्हारी कितनी हो गई 1 करोड़, ठीक है। अब मेरे को निकाल के बताओ इसकी टैक्स लाइबिलिटी वगैरह। अब यहाँ पे याद करो मैम, ये ऑलरेडी 1 करोड़ पे, तो तुम बताओ ना 1 करोड़ पे तुम्हारा टैक्स रेट कितना होता है, सरचार्ज कितना होता है 15। अब इसके आने से क्या तुम गए किसी और स्लैब पे 25 पे गए हो क्या? इन जनरल भी तुम इस पे कितना पे करते हो, 1 करोड़ पे एग्जैक्टली तुम्हारा पेमेंट कितना होता है, 15% होता है या 10% होता है? सोचो, क्योंकि एग्जैक्ट 1 करोड़ दिया है। अगर सिर्फ ये इनकम होती तो सरचार्ज क्या होता है 10। पर इसके आने से फिर से क्या हो गया, तुम कहाँ पहुंच गए 15% पे। तो अभी कोई दया आएगी क्या इसको? नहीं। 10 से 15 पे पहुंचा के इसको कोई बुरा नहीं लगता, पर 15 से 25 पे पहुंचाएगा तब हम वाले क्लॉज लगाएंगे कि लेके आते तेरे को तेरे पुराने स्लैब पे। चलो इसका भी जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। 10 से 25 पे नहीं चला गया? नहीं 10 से 25 पे नहीं? नहीं गया ना अभी। 4 पे कितना है? 4 करोड़ नहीं होगा इसका टोटल में? 1 करोड़ ही लिखा ना, 10 लाख नहीं लिखा। 10 लाख है क्या सबसे ऊपर? एक सेकंड, 1 2 3 8135,790. 8135,790, करेक्ट। डन। ये 1 करोड़ ही है पीयूष, तुम तो 5 करोड़ के अबाव जाओगे ना तब होगा। बढ़े आगे। अब थर्ड वाला, ये केस बहुत अच्छा है और इसी को एग्जाम में देखना है, बाकी तो ठीक ही है, सिंपल सिंपल है, ये सबसे अच्छा है। अब यहाँ पे फिर से भाई साहब की कैपिटल गेन कितना है, 112A का 2 लाख, ठीक है। फिर से 111A का कैपिटल गेन कितना है 4 लाख। मैम डिविडेंड कितना है, अब डिविडेंड भी आ गया, अब तक डिविडेंड नहीं था 13 लाख। और हम अदर इनकम कितनी है, अदर इनकम हो गई तुम्हारी 3 करोड़ 34 लाख। प्रॉब्लम कुछ तो है इसके अंदर, बट तुम सोचो कि अब इसका कैसे टैक्स निकालोगे। यहाँ पे तो तुम्हें पता है 1 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा, 10% चार्जेबल टू टैक्स रहेगा।
यहाँ पे 15% पे टैक्स रेट लगेगा, यहाँ पे कौन सा टैक्स रेट होगा डिविडेंड के लिए, तुम बताओ। डिविडेंड पे क्या टैक्स लगता है? कोई रेट है क्या डिविडेंड पे टैक्स लगाने का? स्लैब लगेगा मैम। अदर इनकम पे भी स्लैब लगेगा। एक बार अपने हिसाब से कैलकुलेशन करके दो इसका टैक्स का। वन जीरो ट्रिपल टू 500। 10,222,500। ये किसका निकला टैक्स? डिविडेंड अदर इनकम। अब ये हो गया 10,222,500। अब एक मिनट इधर देखो, प्रॉब्लम पता है क्या है? तुमने तो इन दो का टैक्स निकाल दिया पक्का, इसका टैक्स निकालोगे, इसका सरचार्ज मैक्सिमम 15 जाएगा, इसका निकालोगे, इसका सरचार्ज मैक्सिमम कितना जाएगा? 15% जाएगा। प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। बट प्रॉब्लम किस चीज में आ रही है? प्रॉब्लम इस चीज में आ रही है कि यहाँ पे ये जो है ना, ये टैक्स दो चीजों का है और मुझे सरचार्ज लगाना होता है टैक्स के ऊपर, राइट? ये दो चीजों से मिलके बना है टैक्स, इतना टैक्स लाइबिलिटी है। और इस पे जब मेरे को सरचार्ज लगाना होगा तो डिविडेंड वाले के लिए तो सिर्फ मैक्सिमम 15 लगेगा और अदर इनकम पे हायर रेट लगेगा। अब तुमने तो मिक्स करके दे दिया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा? याद है जो बचपन से अपन सीख रहे हैं, प्रोपोर्शनेट। जब मेरी ओवरऑल इनकम इतनी है तो मेरा टैक्स लाइबिलिटी इतना, तो मेरी डिविडेंड की इनकम इतनी है तो मेरा डिविडेंड का टैक्स लाइबिलिटी कितना। ये क्या करा मैंने? यूनिटरी मेथड जो हम बचपन में करते थे ना, 10 रुपए की 20 चॉकलेट है तो 1 रुपए की कितनी, तो टोटल इनकम जब इतनी है तो टैक्स लाइबिलिटी इतनी, तो जब डिविडेंड इनकम इतनी है तो टैक्स लाइबिलिटी कितनी, फिर डिविडेंड की टैक्स लाइबिलिटी पर 15% का सरचार्ज लगेगा। आया? तो ये क्या चल रहा है मेरा? प्रोपोर्शनेट मेथड। कर लो इसको कैलकुलेट, और यही है जो एग्जाम में करके आना है, मतलब इसी को देखना एग्जाम के लिए। मैम राम की इनकमिंग वो रिक्वेस्ट आ रही होगी। अभी देखा मैंने, वो तो व्हाट्सएप पे दिखा मुझे। हाँ वो ही। अब सुनो, हुआ ये वाला कैलकुलेशन पूरा। अब अपन यही तो समझ रहे थे, देखो हमने अभी क्या समझा कि अगर आपकी टोटल इनकम के अंदर डिविडेंड है या कैपिटल गेन है तो इनके ऊपर जो सरचार्ज लगेगा वो मैक्सिमम 15% ही होगा। ये एक बात करी अपन ने कि डिविडेंड एंड कैपिटल गेन, पहली पॉइंट कि इनका सरचार्ज मैक्सिमम 15% है। फिर दूसरा ये कहा कि अगर तुम्हारी टोटल इनकम इन जनरल 10% पे टैक्स सरचार्ज लगता, लेकिन डिविडेंड या कैपिटल गेन के आने से तुमको 15% पे सरचार्ज लग रहा है, तो वो क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेगा अभी भी 15% ही सरचार्ज लगाओ। लेकिन अभी जो अपन यहाँ कर रहे थे, इन जनरल तुम कितने पे टैक्स लगा, सरचार्ज लगा रहे थे? इन जनरल सरचार्ज था 15%। इसके आने से तुम कहाँ पे चले गए? 25%। पर ये दया करेगा ना
क्योंकि ये नहीं होता तो तुम तो 15% पे ही रहते, तो यहाँ पे इसके आने से तुम चले गए 25% पे। तो अब वो बोलेगा ना कि कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, इस पे भी 15 लगाओ, और हम पे तो वैसे ही मैक्सिमम कितना लगता है 15। समझ में आया? तो ये वो वाला एग्जाम्पल हुआ। फिर तीसरे एग्जाम्पल में क्या किया? तीसरे एग्जाम्पल में इन्होंने कैपिटल गेन लिया, इन्होंने डिविडेंड लिया, अदर इनकम ली। ये इनकम को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है? इस इनकम को देख के मुझे बताओ सरचार्ज कितना लगता, कौन से रेट से तुम सरचार्ज लगाते इस पे? थ्री करोड़ के आसपास है, तो सरचार्ज कितना होता है? 25। 25। एक चीज बताओ, डिविडेंड होता या नहीं होता? तुम्हारा कैपिटल गेन होता या नहीं होता? तब भी तो तुम 25 पे ही थे, और इसके आने से भी तुम 25 पे ही हो, राइट? ये होता या नहीं होता, तुम तो 25% सरचार्ज ही पे कर रहे थे। तो पता है वो क्या बोलेगा? हम पे तो लगाओ 15%, और इस पे अभी भी कंटिन्यू कितना रहेगा? 25, क्योंकि मेरे आने से कुछ नहीं हुआ है, तुम तो पहले से ही 25% पे थे। आई ये बात समझ में? अब एक लास्ट एग्जाम्पल, फिर एक बार रिवाइज कराती हूँ राम, तो तुमको कनेक्ट हो जाएगा। अब मैम फिर से कैपिटल गेन कितना दिया है? भाई सिंपल सी बात, कैपिटल गेन 1112 दिया है 2,90,000। मैम 111A का कैपिटल गेन कितना दिया है? 112 का कैपिटल कितना दिया है? 30 लाख। मैम अदर इनकम कितनी दी है? 2,50,00,000। चलो इसका निकाल के बताओ टैक्स लायबिलिटी, सिंपल सा है। फोर 469। 469 ओवरऑल बोल रहे हो? यस। नहीं, 469 नहीं है टैक्स लायबिलिटी। क्योंकि तुम शायद क्या गलत कर रहे हो, मे बी। $6,19,000। ओ तेजस्वी लोगो, तुम इतने से इसमें कहाँ गड़बड़ कर रहे हो? मेरे को एक एक करके बताओ, इसका टैक्स लायबिलिटी कितना निकलेगा? 19,000। 19। चलो ये बात तो अच्छी लगी। इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकलेगी? 4,50,000। कितनी?
पहले तो ये बताओ, ये सेक्शन कौन सा लिखा मैंने, इसलिए सर्कल भी किया है इसको। 112 है वो। 112 है इज फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितना रेट होता है? 20%। हाँ, तो ये कितना होगा 30 लाख का? आजकल 6 20% कितना है? 6 लाख। इसलिए बोला था इस पे गड़बड़ कर रहे हो, क्योंकि अब तक हम दे रहे थे एक जैसा 111 है, तो हमारे दिमाग में 15% छप गया था। अदर इनकम का कितना हुआ? 2 करोड़। ये 2,50,000 लिख दिया मैंने, ये 2 करोड़ है। नील बन रहा है तभी इसका। करो, 2 करोड़ से। फाइव सिक्स टू फाइव जीरो जीरो। देखो इतना तो है कि ये 2 करोड़ 50 लाख के, बट अभी भी टैक्स ये नहीं है। और तुम लोग बस ये देखो कि इतनी माइन्यूट कैलकुलेशन में मिस्टेक तो अभी भी हो गई। और 2.5 लाख पे तुमने टैक्स कैसे निकाल लिया, मैं ये भी सोच रही हूँ। 7312,500। अब पक्का यही रखूं? हाँ। तुम लोग मेरे को ये बताओ, तुमने 2.5 लाख पे टैक्स कैसे निकाला? नील था। 2,50,000 जब लिखा था तो टैक्स तो निकल नहीं सकता था। नील ही करा था उसको। अच्छा, चलो अब इसका टोटल करो। अब टोटल करने के बाद तुम बताओ मुझे, कुछ भी इसमें सरचार्ज में डिफरेंस आया क्या? पहले ये भाई साहब कितने पे थे? अगर मैं यहाँ देखो 2 करोड़ 50 लाख, बताओ इसका सरचार्ज क्या था? 2 करोड़ 50 लाख पे सरचार्ज रेट कितना होता है? 25%। 25। 25। इसके आने से कोई फर्क पड़ा भी इसको? कुछ नहीं। तो इस पे तुम लगाओगे 25% का, और इधर तुम लगाओगे वही 15%। आया समझ में? एक तो कोई भी मुझे दिख नहीं रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। राम सुनो, अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं डिविडेंड वाला एक एडजस्टमेंट है कि जब भी डिविडेंड इनकम होती है, या आपके पास कैपिटल गेन की इनकम होती है। कैपिटल गेन कौन सा? चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे लॉन्ग टर्म हो, चाहे तुम्हारा 112A का कैपिटल गेन हो। तुम्हें मेरे को सुनना ही पड़ेगा क्योंकि वीडियो ऑफ है, ठीक है? 112A का कोई भी कैपिटल गेन हो, मैक्सिमम सरचार्ज 15% ही लगता है। इतनी बात आई समझ में कि तुम्हारे पास कैपिटल गेन हो या डिविडेंड हो, मैक्सिमम सरचार्जेस 15%। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 कि ये बोलता है कि सपोज करो तुम्हारी इन 3 के अलावा कोई इनकम है, ठीक है? अब उस इनकम पे सरचार्ज कैसे जाता है? अप टू 50 लाख कुछ भी नहीं, 50 लाख से 1 करोड़, 1 करोड़ से फिर तुम जाते हो, तो ये स्लैब क्या होता है? 10%, 15%, 25% एंड 37%, ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे ये क्या बोलता है पता है? ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर ये जो इनकम है, डिविडेंड, कैपिटल गेन, इनके कारण तुम्हारा सरचार्ज रेट चेंज हो रहा है। इनके कारण सरचार्ज रेट चेंज होने का मतलब क्या है? कि सपोज करो तुम्हारी अदर इनकम पता है कितनी थी? सिर्फ तुम्हारी अदर इनकम थी 50 लाख। एक चीज बताओ, तुम लोग सब लोग इस चीज को देखो, तुम्हारी अदर इनकम है 49 लाख और तुम्हारा डिविडेंड हो गया 10 लाख। अब बताओ, अगर 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 यहाँ पे तुम्हारा डिविडेंड नहीं होता तो तुम कोई सरचार्ज पे नहीं करते, राइट? बट डिविडेंड आने से अब तुमको कितना परसेंट सरचार्ज पे करना पड़ेगा? 10%। तो यहाँ पे क्या बोलता है देखो, ओवरऑल टोटल इनकम पे ही अब सरचार्ज लगेगा 10%। यहाँ पे कोई दया भावना नहीं है कि डिविडेंड के आने के कारण तुमको सरचार्ज पे करना पड़ गया। सेकंड बोलता है, सपोज तुम्हारा 50 लाख होता अदर इनकम और डिविडेंड कितना आ जाता? डिविडेंड फिर से आ जाता कितना? सपोज करो 20 लाख। अब इधर बताओ, जनरली भी तो तुम 10% ही पे कर रहे थे सरचार्ज। इसके आने से कुछ हुआ क्या? चाहे वो डिविडेंड हो, कैपिटल गेन हो, ये 20 लाख था,
इसके आने से भी अभी भी तुम तो कौन से स्लैब पे हो, अभी भी तुम 10% के स्लैब पे हो, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो मतलब ओवरऑल सरचार्ज कितना लगेगा? 10%। फिर से मैम ये है अब मेरा 70 लाख, मैं पे कर रही थी 10%, और यहाँ पे ये डिविडेंड कैपिटल गेन ये कितना है पता है मैम? ये 40 लाख है। अब बताओ, अगर तुम्हारे पास ये वाली इनकम नहीं होती तो तुम्हारा सरचार्ज होता 10%। ये इनकम होने से क्या तुम्हारे सरचार्ज में फर्क आया? क्या तुम 15% के क्लॉज पे चले गए? बोलो यस और नो। यस मैम, 1 करोड़ क्रॉस हो गए। 1 करोड़ क्रॉस हो गया। तो वो बोलता है देखो, जब जब, बस यही क्रक्स याद रखना, जब जब इस डिविडेंड और कैपिटल गेन के कारण तुम 10% क्रॉस करोगे, जो लग रहा है रेट वही लगेगा दोनों पे। इस पे भी 10 लगेगा, इस पे भी 10 लगेगा। जब जब डिविडेंड कैपिटल गेन के कारण तुम 10 से 15 पे भी आए, तो भी ओवरऑल टोटल इनकम पे भी कितना लगेगा? तब भी 15 ही लगेगा। लेकिन जब जब तुम इस डिविडेंड कैपिटल गेन के कारण 15 से 25 पे चले गए, तो ये ज्यादा हो रहा है ना, भारी हो रहा है। बिकॉज तुम्हारी इनकम तो पता है कितनी थी? सिर्फ 70 लाख सपोज करो तुम्हारी इनकम थी, और यहाँ पे 2 करोड़ का तुम्हारा क्या आ गया? डिविडेंड कैपिटल गेन। बेचारा इसके कारण तुमको 25 पे आना पड़ गया, जबकि अगर ये नहीं होता तो तुम 25 पे भी नहीं होते। तो वो बोलता है ऐसे केस में तुम वापस से क्या करो? दोनों पे 15% पे करो। लेकिन मैम ऐसा हुआ कि इसके कारण जनरली तो मैं 25 ही पे करने वाली थी, मेरी अदर इनकम इतनी थी कि मुझे 25% ही सरचार्ज पे करना था। बट ये डिविडेंड और कैपिटल गेन के कारण हम पहुंच गए 37 पे। तो वो तुम्हें 15 पे वापस नहीं लाएगा, वो बोलेगा अदर इनकम पे तो 25 ही पे करो, और मेरे को तो मैक्सिमम तुम्हें पता ही है कितना लगा सकते हो सरचार्ज, सिर्फ 15%। ये इंपॉर्टेंट है कि जब जब डिविडेंड और कैपिटल गेन के कारण तुम इस हायर रेट पे पहुंचोगे, ये तुम्हें एक स्टेप पीछे पहुंचाएगा, लेकिन खुद पे मैक्सिमम 15 ही लगवाएगा। ठीक है, तो ये हमने अभी पूरा किया और उसके सारे एग्जाम्पल देखे जो बुक के ही। ठीक है, तो फाइनली ये हमारा रेट ऑफ टैक्स में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट थी वो सारी खत्म होती है। अब एक चीज याद रखना जो जनरली तुम लोग भी याद नहीं रखते हो, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट होमवर्क में लिख लो। एक बार कम से कम मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तुमको होमवर्क में देखना कंपलसरी, मैंडेटरी है। कहाँ आता है मैम ये मार्जिनल रिलीफ? तुम भूल जाते हो मैट में, मैट में भी मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट देते हो और हम वहां पे अप्लाई नहीं करके आते क्वेश्चन में। तो टेक इट फॉर टारगेट, मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट करके रखना। ठीक है, अब तुमको सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, इसके बाद में स्टार्ट करा रही हूँ टीडीएस टीसीएस। ठीक है, तो 5 मिनट का उठ जाओ, नींद से जग जाओ, जो जो करना कर लो। सिर्फ 5 मिनट्स के बाद वी विल स्टार्ट टीडीएस टीसीएस।
चलो वापस आ जाओ। अरे ब्रेक खत्म हो गया, वापस आ जाओ, वीडियो ऑन कर लो। तुम लोग तो वापस आने के मूड में नहीं थे। तीन तो चैप्टर बचे, अब अपने बचा ही क्या है जीवन में। बस ये चैप्टर किए, डीटी खत्म, ये तुमने एग्जाम पास की और बस जॉब में लग जाओगे, क्या है। और फिर बोलोगे सीए बने ही क्यों जॉब में लग के। कभी निशांत और इन लोग से बात हुई है? कितने खुश है वो जॉब में। जॉब ही तो नहीं लग रही। अभी निशांत की तो लग गई, उसने क्यों अभी तो जीडीसी लगी है मैम, छोड़ा। 2 दिन पहले तो लगी है। नहीं तो उसने जीडीसी इतनी जल्दी नहीं छोड़ना था ना, करता रहता और साथ में ढूंढता रहता। हाँ वही। बेंगलोर था ना एक्चुअली, दूर बहुत था तो इसलिए थोड़ा दिक्कत। तो उसकी कहाँ पे लगी अभी? अभी गुड़गांव। अच्छा, ठीक है, चलो। मैडम आप उस- कहाँ से हो? मैं पुणे। अच्छा, पुणे से हो। बेसिकली इंदौर से हूँ, लेकिन अब जॉब वगैरह सब यहाँ पे है, तो फिर पुणे में। मैम आप सीए हो? इसका क्वेश्चन का थोड़े दिन आंसर रुक जाओ। मैं पूरा बता दूंगी। ओके। मैं यूज ही नहीं करती हूँ टैग। रीजन ये है, उसका एक रीजन है, तो वो टैग मैं यूज नहीं करना चाहती अभी। हो वैसे ही। मैं बोल तो रही, टैग ही यूज नहीं करना मुझे। अब इसमें और क्या बोलूं मैं, आंसर पूरा क्या बोलूं, जब समझने वाला समझदार है, समझ जाता है। मैम क्यों? रिलेटेड टू माई मदर, दैट्स व्हाई। चलो स्टार्ट करें। इसलिए मेरे को तो ऐसा कंसिडर करो, नॉट अ सीए। ठीक है, चलो अब हम किस पे आते हैं। TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। ये जो लिखा है ना, ऐसे ना, जो मैं तुमको बोलती हूँ ना, शॉर्ट शॉर्ट नोट्स लिखते जाया करो, लिखते जाया करो, कुछ भी नहीं पता है, ये पूरा टीडीएस इसके अंदर है, लेकिन लिखा सिर्फ कीवर्ड्स है, ओनली कीवर्ड्स। अब यहाँ पे क्या है, पॉइंटर वाइज हम लर्न करते जाते हैं। पॉइंट नंबर 1, भाई देखो जनरली क्या होता है, जब आप प्रीवियस ईयर में इनकम अर्न करते हो, वो प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्सेबल होती है असेसमेंट ईयर में। क्या ये बात समझ में? और समझने की तो बात ही नहीं है, डे 1 पे यही सीखा होगा आईपीसीसी में, कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम है वो असेसमेंट ईयर में टैक्सेबल होती है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें चाहिए कि वो इनकम टैक्सेबल हो जाए कब, सेम ईयर के अंदर। हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर की इनकम असेसमेंट ईयर में नहीं, मुझे सेम ईयर में कुछ ना कुछ टैक्स तो चाहिए। तो उसके लिए इंट्रोड्यूस हुआ TDS, TCS, एडवांस टैक्स। तो इसके लिए हमने किस चीज को लेके आए, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, टैक्स कलेक्शन एट सोर्स एंड एडवांस टैक्स। तो इसमें कुछ मेरे को बहुत ज्यादा याद करना है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट था जो मुझे समझना था कि उस ईयर की इनकम उस ईयर में टैक्सेबल होने के लिए ये 3 कॉन्सेप्ट हैं। अब ये मेन लाइन है मेरी, ये बहुत मेन लाइन है। ये बोलता है कि किसी भी इनकम का टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है। किसी भी इनकम का क्या है, टैक्सेबल होना बहुत जरूरी है। इसका मतलब क्या है, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो भाई एग्जेम्प्ट इनकम पे किस बात का TDS, वो तो हो ही नहीं सकता। तो जो इनकम टैक्सेबल है उसी पे आप TDS डिडक्ट करोगे, एग्जेम्प्ट पर तो आप TDS डिडक्ट ही नहीं कर सकते। ये मेरा पॉइंट नंबर 2 हो गया।
तो पॉइंट नंबर 1 था सेम ईयर में इनकम टैक्सेबल करनी है, टीडीएस आ गया। सेकंड, जो इनकम टैक्सेबल होगी उसी पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। तो जो इनकम टैक्सेबल होगी उसी पे क्या लगाएंगे हम, टीडीएस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर बोलते हैं कि मैम टीडीएस कब डिडक्ट करना है। आप बोल तो रहे हो टैक्स डिडक्ट करना है, सेम ईयर में डिडक्ट करना है, लेकिन वो डिडक्शन कैसे होता है? तो जनरल इन जनरल पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। 3 पॉइंट मैंने बोल दिया अभी तक। प्रीवियस ईयर की इनकम सेम ईयर में टैक्सेबल करनी है। टीडीएस डिडक्ट होता है अगर इनकम टैक्सेबल है, अगर इनकम एग्जेम्प्ट है तो कोई टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। थर्ड, यहाँ पे थर्ड क्या आएगा, पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर मतलब जब या तो आप पेमेंट करो या क्रेडिट करो, विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है, लेकिन इसके एक्सेप्शन चालू हो गए। अब जैसे जैसे मैं लर्न कराती जाऊँ ना, वो एक्सेप्शंस लर्न करना, क्योंकि हर बार क्लास का टारगेट रहता है टीडीएस नहीं लर्न होना चाहिए। तो मैम 3 पॉइंट्स तो समझ में आ गए। इसमें एक जनरल पॉइंट था पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, इस वक्त आपको टैक्स का डिडक्शन करना है, लेकिन यहाँ पे कई जगह आपको पेमेंट के टाइम ही टैक्स का क्या करना होगा, डिडक्शन करना होगा। कई जगह पे क्या होगा, आपको पेमेंट के टाइम ही टैक्स का डिडक्शन करना होगा। और ये सारी क्या लिखे हुए हैं, वो सेक्शन लिखे हैं, तो मुझे अलग से बार बार दिमाग में नहीं भरना कि कब पेमेंट के टाइम टैक्स डिडक्ट होगा। सैलरी है, पेमेंट के टाइम होगा। ईपीएफ है, पेमेंट के टाइम होगा। पॉलिसी मैच्योरिटी है, तब भी क्या होगा, पेमेंट के टाइम होगा। हॉर्स रेस है, विड्रॉल है, कंपलसरी एक्विजिशन है, ये पेमेंट के टाइम होगा। अब इसको रटेंगे कैसे मैम? सबसे पहले देखो, जीवन में कुछ कमाना तो पड़ता है, हमने सैलरी कमाई, ठीक है। हमको और कमाने की इच्छा हुई तो हमने कहाँ पे लगाया, लॉटरी क्रॉसवर्ड पजल में पैसा लगाया। तो 2 याद हो गए, सैलरी, लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल। अब क्या है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ी, तो इन्वेस्टमेंट हमने कहाँ कर दिया, ईपीएफ में, ठीक है। तो पहले कमाया कहाँ से, सैलरी से कमाया, विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस से कमाया। क्या यहाँ तक बात समझ में? हमने सैलरी से कमाया, हॉर्स रेस से कमाया। कहाँ पे इन्वेस्ट किया, ईपीएफ के अंदर हमने क्या कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया। ईपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद दिमाग में आया क्या, कि मेरे को मैच्योरिटी, डेथ के लिए भी कुछ संभाल के रखना है, तो मैंने क्या कर दिया, एक पॉलिसी ले ली मैच्योरिटी। यहाँ तक बात समझ में? कभी कभार पैसा निकालते हैं और कभी कभार कोई कंपलसरी एक्वायर कर लेता है। तो अब तुम कुछ भी मत सोचो, ऐसे ही दिमाग में रख के बताओ, कमाया कहाँ से, सैलरी से और विनिंग से। कहाँ पे रखा, ईपीएफ में रखा। डेथ के लिए भी पैसा बचा के रखा, और कभी कभी हम ही विड्रॉल कर लेते, कभी कभी कोई जबरदस्ती हमसे ले जाता है, दैट इज कंपलसरी एक्विजिशन। ये क्या है, इनमें हमेशा पेमेंट बेसिस पे ही आपका टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा। इसमें हमेशा क्या होगा, पेमेंट बेसिस पे ही आपका टीडीएस डिडक्ट होगा। इतनी बात समझ में? पॉइंट नंबर 1 था प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल करनी है। पॉइंट नंबर 2 क्या था मेरा, इनकम अगर एग्जेम्प्ट है तो टीडीएस का कॉन्सेप्ट दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। थर्ड, पॉइंट नंबर थर्ड क्या है, पॉइंट नंबर थर्ड आता है कि जनरली तो पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे चलना है, लेकिन कुछ ऐसी इनकम है जिसमें आपको पेमेंट बेसिस पे ही चलना है। सैलरी कमाई, विनिंग कमाया, हमने इन्वेस्टमेंट किया कहाँ पे, ईपीएफ में इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा मैच्योरिटी के लिए रखा, कुछ विड्रॉ किया, तो कुछ कंपलसरी ले गए। आया, याद हो रहा है? अब एक चीज बताओ कि ये जो मैम टीडीएस है, ये जो आप टीडीएस की बात करो तो इसका रेट फिक्स है? मतलब आप बोल रहे हो जैसे टीडीएस है, टीडीएस कहीं पे 10% होगा, कहीं पे 20% होगा, कहीं पे 25% होगा। मैम ये फिक्स है या फिर इसके बाद भी हमें कुछ सरचार्ज वगैरह ऐड करना पड़ेगा? बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये जनरली रेट फिक्स है। जनरली क्या है, ये रेट आपका फिक्स होता है, लेकिन अगर आप एक नॉन रेसिडेंट के लिए कैलकुलेशन कर रहे हो या फिर आप सैलरी का कैलकुलेशन कर रहे हो, और ये मिस्टेक होती ही है, अगर आप एक नॉन रेसिडेंट या सैलरी में कैलकुलेशन कर रहे हो तो आपको सरचार्ज एंड सेस ऐड करना है अलग से। बाकी किसी में भी सरचार्ज ऐड करके मत आना, ना ही सेस ऐड करना है।
यहाँ तक बात समझ में आई? तो फिर से रिपीट करते, प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में टैक्सेबल करने के लिए टीडीएस है। जनरली टैक्स पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे होता है। कुछ ऐसी इनकम है जिसपे पेमेंट बेसिस पे होता है, जिसमें सैलरी है, विनिंग है, ईपीएफ है, कैश विड्रॉल है, कंपल्सरी एक्विजिशन एंड मैच्योरिटी है। याद हुआ? ऐसे तो फिक्स रेट है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट फॉरेन कंपनी है या फिर आपकी क्या है, सैलरी है, तो पक्का तुमको क्या ऐड करना है, सरचार्ज एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना है। यहाँ तक बात खत्म हुई। अब मैम ये जो इनकम की बात कर रहे हो कि यहाँ पे जो इनकम होती है, क्या वो बिजनेस इनकम होना जरूरी है? नहीं। आपकी चाहे पर्सनल इनकम हो या बिजनेस इनकम हो, टीडीएस दोनों पे लगता है। लेकिन दो सेक्शन, कौन से सेक्शन, एक 194C और एक 194J। यहाँ पे अगर पर्सनल इनकम है तो फिर सरचार्ज, यहाँ पे क्या है, पर्सनल इनकम है तो आपका टीडीएस का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। यहाँ तक बात समझ में? हमने अभी तक क्या, फिर से बोलो। प्रोफेशनल इनकम और कौन सा बताया? कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोफेशन। यहाँ पे पर्सनल पे नहीं लगता। ये मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे एक्सेप्शंस हम निकालते जा रहे हैं, सारे के सारे क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे एक्सेप्शन निकाल रहे हैं। तो अभी तक मैंने क्या सीखा, पॉइंटर्स याद करते जाओ बार बार। पहला था पे और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर, अननेसेसरी के पॉइंट हटा दिए अब मैंने। पर पेमेंट बेसिस, कुछ ऐसी इनकम है जो पेमेंट बेसिस पे ही होंगी, ठीक है। फिर क्या था, ऐसे तो फिक्स रेट है, लेकिन अगर नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी है या फिर सैलरी कैलकुलेशन करते हो तो सरचार्ज भी आएगा, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी आएगा। एग्जाम टू इनकम तो टीडीएस लगाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर उसके बाद चाहे पर्सनल हो या बिजनेस नेचर की इनकम हो, कुछ भी हो, टीडीएस तो आएगा। लेकिन 194C कॉन्ट्रैक्ट एंड 194J प्रोफेशन, यहाँ पे आपका क्या नहीं आएगा, टीडीएस का कॉन्सेप्ट पर्सनल के लिए नहीं आएगा। हुआ? 1 मिनट दे रही हूँ उसको लिखने के लिए, बिना देखे लिख लो, साथ में याद करते जाओ। मैम बुक में टीडीएस ऑन द एट द टाइम ऑफ पेमेंट में डिविडेंड पॉइंट भी अभी है। आएगा, आगे और आएगा, अभी और भी 2-3 है, वो अमेंडमेंट है। हुआ? याद होना इज इम्पोर्टेंट, इसको अलग से टाइम नहीं लगाना है फिर से खुद से याद करने के लिए, ठीक है। 3 दिन लगेंगे टीडीएस में अपने को, इसलिए याद करते करते करेंगे। अब इसके बाद आते हैं हम फिर से, अब धीरे धीरे सेक्शन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब सेक्शंस में क्या देके रखा है, यहाँ पे एक छोटी सी बात और है, वो क्या है, सपोज करो ये पेयर है, तुमको ये पता होगा ना, पेयर को क्या करना पड़ता है, टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है पेई से, इतना तो पता है। वो बोलते हैं देखो तुमने क्या किया, तुमने डिडक्ट ही नहीं किया, तुमने क्या किया, तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, ठीक है। अब सिंपल सी बात समझो, ये एक पर्सन है, ठीक है, तुमको क्या करना था, इस भाई साहब का टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, तुमने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, पेमेंट तो कर दी उसको, लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं किया। तो क्या तुम ऐसे केस में बोलोगे कि ये जो पर्सन है जिसका तुम्हें टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, नाउ ही इज नॉट लाइबल टू पे द टीडीएस, ऐसा बोल सकते हो क्या? ये एक पर्सन है, ठीक है, मैंने इसको पेमेंट दिया और मैंने इसका टीडीएस ही डिडक्ट नहीं किया, तो ये पर्सन पता है क्या बोल रहा है,
मेरी क्या गलती, इसको टीडीएस डिडक्ट करना चाहिए था, उसने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, मेरे को पेमेंट कर दिया, अब मैं टीडीएस पे नहीं करूंगा, मैं टैक्स पे नहीं करूंगा। नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। स्टिल पेई को क्या करना पड़ेगा, अभी भी पेमेंट ऑफ टैक्स करना पड़ेगा, चाहे उसका टीडीएस डिडक्ट हुआ हो या नहीं हुआ हो। ठीक है। दूसरा केस, ये भाई साहब, इनको पेमेंट हुआ, इन अंकल ने टीडीएस भी इनसे ले लिया। अब टीडीएस तो डिडक्ट कर लिया, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट के पास जाके पे नहीं किया। अब क्या गवर्नमेंट इसको पकड़ेगी कि नहीं नहीं, हमको इससे क्या मतलब कि तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट हुआ, उसने पे नहीं किया, तुम अभी भी लाइबल हो? ऑब्वियसली नहीं। अब कौन लाइबल होगा? ये लाइबल होगा, अब पेई लाइबल नहीं है। ये तो जनरल सा एक एक्सप्लेनेशन है। भाई तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट हो गया और सामने वाला जाके पे नहीं कर रहा गवर्नमेंट को, तो तुम दो बार थोड़ी ना टैक्स पे करोगे। तो ये वही चीज लिखी है, सिर्फ एक जनरल एक्सप्लेनेशन है और कुछ नहीं। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, आगे बढ़ू। इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, जनरल सा लॉजिक है। दूसरा, मैम कई बार क्या होता है ना, वैल्यू में जुड़ा होता है जीएसटी। मतलब मैम आप बोल रहे हो ना टीडीएस डिडक्ट करना है, टीडीएस आप पेमेंट करने के साथ डिडक्ट करोगे, और मैम इस पेमेंट में क्या है, आपने जीएसटी का भी पेमेंट किया है, तो क्या जीएसटी वाले पार्ट पे भी टीडीएस डिडक्ट होगा? समझे? ये इनवॉइस है, इनवॉइस में वैल्यू ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ गुड्स लिखा है, जीएसटी लिखा है, मैंने तो टोटल पे किया। तो मैम टीडीएस क्या इस टोटल पे डिडक्ट होगा कि सिर्फ गुड्स की वैल्यू या सर्विस की वैल्यू पे डिडक्ट होगा? तो बोलते देखो, अगर तुमने बिल ऐसा बनाया है कि जीएसटी अलग से दिखाया है, तो सिर्फ हम जो वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस है उसके उस पे क्या करेंगे, टीडीएस डिडक्ट करेंगे। लेकिन तुमने सेपरेशन ही नहीं दिखाया, तो हमारी क्या गलती? फिर तो ओवरऑल पे क्या होगा, टीडीएस डिडक्ट होगा। आई ये बात समझ में? बढ़ू आगे। अब आते हैं हम सेक्शंस पे। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सेक्शन 192। अब मैं जब तुमको एक लिस्ट बनाने बोलूंगी, अभी नहीं, वो ये जितने भी टीडीएस के सेक्शन है ना, जितने भी, सभी या तो रेसिडेंट पे हैं एप्लीकेबल, या फिर ओनली रेसिडेंट पे ही एप्लीकेबल है। कुछ कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये दोनों पे एप्लीकेबल होते हैं, और कुछ कुछ ही ऐसी जगह जहाँ वो स्पेसिफिकली नॉन रेसिडेंट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो यहाँ पे तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे हम करते जाएंगे ना, तुमको समझ में आएगा। आधे से ज्यादा सेक्शन तो क्या हो रहे हैं, या तो सिर्फ रेसिडेंट के हैं, मुझे कुछ कुछ ही ऐसे सेक्शन है जो नॉन रेसिडेंट के लिए अलग से याद करने। तो हम जैसे ही सब लर्न कर लेंगे ना, एक स्टिकी नोट लेंगे और स्टिकी नोट में डिवीजन करेंगे, ओनली रेसिडेंट का, रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट का, एंड ओनली नॉन रेसिडेंट का, ऐसे डिवीजन। और सिर्फ सेक्शन नंबर सब याद हो जाएंगे, तो सेक्शन नंबर के साथ हम क्या करेंगे, उस स्टिकी नोट में मेंशन कर देंगे, ताकि हमको एग्जाम टाइम पे इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लिख के रखो मेरी ये बात। अगर तुम्हें 4 में से 4 मार्क्स चाहिए, 4 में से अगर 4 मार्क्स चाहिए, तो ये सारी चीजें तुम्हें टीडीएस के क्वेश्चन में लिखनी होती है। और मैं भूल चुकी हूँ, तुम मुझे याद दिलाओ, क्वेश्चन पेपर में टीडीएस का क्वेश्चन नंबर जनरली कहाँ मिलता है? कौन सा नंबर है? 4। हाँ, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे टीडीएस का क्वेश्चन जनरली मिलता है। जनरली मतलब 99%, एक आध परसेंट कभी भूले भटके उन्होंने इधर उधर कर दिया, तो ठीक है। क्या क्या लिखोगे एग्जाम में? पेयर लिखना कंपलसरी है, ये लिखते जाओ, ये लिखना है। बी, पेई भी लिखना पड़ेगा मुझे अच्छे से दिखा के। सी, कौन सी कंडीशन है जिसके कारण मुझे यहाँ पे टीडीएस डिडक्ट करना है? डी, एक्सेप्शन। ई, रेट। टीडीएस अमाउंट कैलकुलेशन। लिख लो ये। पेयर लिखोगे, पेई लिखोगे, कंडीशन लिखोगे, एक्सेप्शन लिखोगे, रेट लिखोगे, और टीडीएस का अमाउंट भी कैलकुलेशन करके देना पड़ेगा। इनमें से एक भी चीज भूलोगे तो तुम्हारे मार्क्स 2 नंबर कट जाएंगे।
मैम पेपर में ऐसे पॉइंटर्स फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? नहीं इतना वो नहीं, बट दिस शुड, जैसे अगर तुमने पेयर लिखा है तो नीचे उसी पेन से अंडरलाइन कर देना कि ये पेयर है, फिर पे ही है, ऐसे इतना छोटा पॉइंटर वाइज भी मत लिखना। बट हाँ तुम यूं कर सकती हो, लाइंस अलग अलग कर सकती हो, ऐसे एबीसीडी पॉइंट मत देना वहां पे। लिख लिया, हटा दो इसको। अब ये एक्सपीरियंस किसका है? तुम्हारी एक फ्रेंड का है, पलक। उसने जब दिया था पेपर, उसने मुझे पेपर भेजा था, ये सारी चीजें लिखी हुई नहीं थी। जब जितनी भी चीजें ना, उसको लगा था 14 में से उसको कम से कम कितने मार्क्स आ जाएंगे, 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ठीक है। अब उसने ये सारी चीजें नहीं लिखी, उसने मेरे को पेपर भेजा, पेपर देख के बोला मैम देखो क्वेश्चन अपन ने सारे किए थे, 14 में से क्या आना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा था कि कम से कम 10 तो आएंगे, और उसको पता है कितने मार्क्स थे? 2 नंबर। अब वो रीजन ये था कि एक वाले में नहीं, 2 नहीं, 4 नंबर या कुछ ऐसे 6 नंबर थे, उतना मुझे याद नहीं। एक वाले में तो उसको 4 में से 4 मिल गए, बी वाले में उसको मिले सिर्फ 2 नंबर। हाँ यहाँ पे तो रीजन ये था, जहाँ पे ए वाले में उसने ना सारी चीजें लिखी थी, पेयर पे ये जितनी भी चीजें थी ना वो सब लिखी थी, और एक्चुअल में 4 में से 4 मार्क्स थे। और जहां पे उसने एक पॉइंट भूली थी, वहां पे उसको कितने नंबर थे? 2 नंबर। तो इसीलिए अगर तुम प्रॉपरली सारी चीजें लिख के आते हो तो टीडीएस में तुम्हारा 8 में से 8 बन सकता है, पक्का बन सकता है, ठीक है। अब हम सेक्शन 192 पे आ जाते हैं। सेक्शन 192 क्या है? सेक्शन 192 इज अबाउट सैलरी। मैम एम्प्लॉयर कोई भी हो, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो, किसी भी तरह का पर्सन, यहाँ पे जो वर्डिंग लिखी होती है वो वर्डिंग लिखी होती है, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे इनकम दैट इज टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी। वर्डिंग क्या लिखी है? एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल टू पे income that is taxable under the head salary is liable to deduct TDS। तुम समझ रहे हो क्या लिखा है? एनी पर्सन, कोई भी पर्सन जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी इनकम दे रहा है जिस इनकम को सैलरी हेड में टैक्सेबल किया जाएगा, तो उसको तो पक्का पक्का टीडीएस डिडक्ट करना है। तो एनी पर्सन कोई भी हो सकता है ना, चाहे वो रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो। अगर वो पेमेंट करता है तो मैम सैलरी पेमेंट में स्लैब रेट के हिसाब से ही आपका टीडीएस डिडक्ट होता है। आपकी पूरी इनकम लेते हैं, सैलरी इनकम, अदर इनकम, जो डिडक्शन देने होते हैं वो डिडक्शन देते हैं। या तो क्या करेंगे, जितना टैक्स आया उसको 12 से डिवाइड करके मंथली आपसे टीडीएस ले लिया जाएगा, या फिर एक ग्रॉस परसेंटेज निकाल लेंगे कि टोटल टैक्स डिवाइड बाय सैलरी इतना है, तो एक रेट निकाल लेंगे, उस रेट के हिसाब से आपका क्या होगा, टीडीएस का डिडक्शन होता जाएगा। या तो अमाउंट डिवाइड बाय 12 तो इक्वल अमाउंट आ जाएगा, या फिर एक परसेंटेज निकाल लेंगे, उस परसेंटेज के हिसाब से आपका टीडीएस क्या होगा, डिडक्ट होगा। यहां तक बात समझ में? फिर से देखते हैं। मैम आपने क्या बोला? 192, कोई भी पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल टू पे अंडर द हेड, जो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी, उसको स्लैब रेट पे क्या करना होगा, टीडीएस डिडक्ट करना होगा। पक्का समझ में आई ये बात? बट मैम एम्प्लॉयर इज कंफ्यूज्ड, ये बंदा है ना बहुत कंफ्यूज्ड हो गया है। क्यों कंफ्यूज हो गया? एम्प्लॉयर ये बोल रहा है देखो मुझे एक एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करना है, ये रहा मेरा एम्प्लॉय। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा ये एम्प्लॉय 115 बीएससी लेगा या फिर 115 बीएससी नहीं लेगा, क्योंकि इसने अगर 115 बीएससी लिया तो मैम इसका टीडीएस रेट चेंज हो जाएगा, और अगर इसने 115 बीएससी नहीं लिया तो इसका टीडीएस कुछ और होगा। क्या यहाँ पे ये प्रॉब्लम समझ में आई बेचारे एम्प्लॉयर की? क्या वो टीडीएस का रेट कौन सा ले, 115 बीएससी का ले या फिर वो जनरल रेट ले? वो कंफ्यूज है। तो बोलते हैं देखो सबसे पहले तो इस एम्प्लॉय के पास जाएंगे, इसको बोलेंगे देखो एम्प्लॉय तुमको क्या करना होगा, एम्प्लॉयर को बताना पड़ेगा कि क्या तुम 115 बीएससी लोगे या नहीं लोगे। तुम उसको लिख के दो, तुमको उसे बताना पड़ेगा, इंटीमेशन देना पड़ेगा कि वेदर यू वांट टू टेक 115 बीएससी यस और नो। अब मैम सपोज इसने बोल दिया कि हाँ भैया मुझे तो 115 बीएससी चाहिए, किसको बोल दिया? इस एम्प्लॉयर को बोल दिया, एम्प्लॉयर ने उस हिसाब से टीडीएस डिडक्ट कर दिया। बट मैम जब एक्चुअल में रिटर्न फाइलिंग की डेट आई ना,
तब इस एम्प्लॉय ने सोचा यार मुझे तो 115 BSc नहीं चाहिए, क्योंकि एम्प्लॉय के पास तो चॉइस है, वो चाहे तो ले सकता है चाहे तो नहीं ले सकता है। अब इंटीमेशन दे दी इसको, अब बाद में सोच रहा है नहीं यार मेरे को तो नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से टैक्स पे करना चाहिए क्योंकि डिडक्शन वगैरह भी तो जा रहे हैं मेरे। तो बोलते हैं इवन यू हैव सेड कि मुझे 115 BSc चाहिए और तुम्हारा TDS उस हिसाब से डिडक्ट हुआ है, कोई बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग के पहले एम्प्लॉय अपना चॉइस चेंज कर सकता है और फिर बैलेंस जितना भी टैक्स है वो उसको पे करना पड़ेगा। आया समझ में? हम उल्टा भी सोच सकता है, उसने बोला नहीं चाहिए 115 BSc और एम्प्लॉयर ने क्या किया उस हिसाब से टैक्स डिडक्ट कर लिया, यहाँ पे ये रिफंड क्लेम कर लेगा। तो एक बार आपने अगर इंटीमेशन दी तो इंटीमेशन के बाद भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी चॉइस। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? तो मैम कोई भी 115 BSc ईयरली चॉइस है ना अपने पास? हाँ ईयरली चॉइस है, लेकिन रिटर्न फाइलिंग के पहले ही चॉइस है ना, तुम कितनी बार हाँ ना सोच सकते हो। तो तुमने एक बार एम्प्लॉयर को बोल भी दिया उसके बाद भी तुम चॉइस चेंज कर सकते हो बिफोर फाइलिंग ROI। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 1 क्या था, कोई भी पर्सन है उसको तो TDS डिडक्ट करना है। पॉइंट नंबर 2 मेरा हो गया स्लैब रेट पे डिडक्ट करना है। पॉइंट नंबर 3 क्या हो गया कि या तो आप डिवाइड बाय 12 करोगे या फिर एक परसेंटेज निकाल लोगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्या है, 115 BSc मैटर नहीं करता, बस इंटीमेशन आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। अब इंपॉर्टेंट ये वाली चीज, मैम एम्प्लॉयर के बारे में सोचो, फिर से ये एम्प्लॉयर कंफ्यूज्ड है। अब क्यों कंफ्यूज्ड है, वो बोलता है देखो आप बोल रहे हो इनकम लो, हाँ हम बोल रहे हैं इनकम लो, कौन कौन सी इनकम, एम्प्लॉयर है तो सैलरी इनकम लेगा उसकी, उससे पूछेगा भाई तेरी अदर इनकम है क्या, तुम्हें पता है ना सैलरीड वालों से पहले फॉर्म भरवाया जाता है कि तुम्हारी इनकम डिडक्शन सब हमको लिख के दे दो। तो बोल रहे देखो मैम सैलरी उसकी डिटेल ले ली, अदर इनकम की डिटेल ले दी, एम्प्लॉयर खुश था, बोला ये डिडक्शन कैसे दूं, मैं खुद से कैसे डिडक्शन दे दूं, क्योंकि डिडक्शन देने के बाद ही तो भाई साहब का TDS कैलकुलेशन होगा, टैक्स कैलकुलेशन होगा, क्या ये बात समझे? तो उसको समझ में आ रहा है कि उसको सैलरी इनकम लेनी है, उसको समझ में आ रहा है उसकी अदर इनकम लेनी, पर वो ये पूछ रहा है कि ये डिडक्शन किस बेसिस पे दे दूं मैं, किस बेसिस पे मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे डिडक्शन देने होंगे। तो बोलता है डिडक्शन देने के लिए तुम्हारे पास तुम्हें उससे क्या लेना पड़ेगा, प्रूफ। तुम्हें पता है इसलिए तो रेंट की स्लिप वगैरह लेते हैं एम्प्लॉय, जो भी एम्प्लॉय कहीं रहता है वो बोला है ना मुझे रेंट पे किया तो रेंट की स्लिप चाहिए। तो एम्प्लॉयर को क्या चाहिए, एविडेंस चाहिए। अगर एविडेंस होगा तो वो क्या दे सकता है, HRA का डिडक्शन दे सकता है, हाउस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट दे सकता है उसका डिडक्शन दे सकता है, चैप्टर 6A का डिडक्शन दे सकता है, लीव ट्रैवल कंसेशन दे सकता है। बस एम्प्लॉय क्लेम करे और साथ में एक एविडेंस दे दे। क्या यहाँ पे बात समझ में? एड ऑन करने वाली हूँ, पहले सुनो अच्छे से। मैम यहाँ पे सारी बातें ना एक्सपेंस एंड डिडक्शन की थी, यहाँ पे सारी बातें किसकी थी, एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन की थी। ये हो गया डिडक्शन, ये अलायंस एक्सपेंस उसकी बात थी। मैम किसी तरह का लॉस क्लेम कर सकते हैं, कैपिटल गेन का लॉस हुआ, प्रूफ दे दिया, क्लेम कर लिया, हो सकता है? नहीं, एम्प्लॉयर आपको लॉस क्लेम करने देगा लेकिन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, और वो किसी और लॉस को क्लेम करने नहीं दे सकता, इसलिए फिर आपको रिटर्न फाइलिंग करके ही अपना वो लॉस क्लेम करना पड़ेगा। क्यों पता है? क्योंकि कुछ लॉस ऐसे हैं कि अगर आपने ड्यू डेट पे रिटर्न फाइलिंग नहीं की तो वो आपको वैसे भी लॉस का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोल रहा है हाउस प्रॉपर्टी का मैं दे दूंगा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी के लॉस क्लेम करने के लिए वैसे भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट तक जरूरी नहीं है, बट बाकी लॉसेस अगर क्लेम करने हैं तो तुम्हें रिटर्न फाइलिंग करनी पड़ेगी। क्या यहाँ तक बात समझ में आई? अब इसका क्रक्स ले लें। कोई भी पर्सन जो पे करता है सैलरी, TDS डिडक्ट करेगा, स्लैब रेट पे डिडक्ट करेगा। थर्ड, यहाँ पे डिडक्शन दे सकता है, हाँ दे सकता है, यहाँ पे अलाउंसेस दे सकता है, दे सकता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, प्रूफ चाहिए। क्या मैम ये लॉसेस दे सकता है? बिल्कुल देगा, लेकिन सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस, बाकी और कोई लॉस का डिडक्शन ये नहीं दे सकता। डन? आई समझ में बात? रीजन समझ में आया सबको कि क्यों नहीं दे सकता? अब मैम ये एम्प्लॉयर
तुम्हें पता है एम्प्लॉयर के पास एक चॉइस होता है, क्या, कि जो नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स ये देता है ना, उन नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे ये खुद टैक्स पे करता है। एम्प्लॉयर के पास चॉइस है कि उसने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, एम्प्लॉय को सपोज करो कार दी, और कार इज ए नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स। तो ये जो परक्यूसिट्स वो एम्प्लॉय को दे रहा है अपने, इस एम्प्लॉय को ये जो भी परक्यूसिट्स दे रहा है, इसके पास चॉइस है, चाहे तो ये खुद उस पर टैक्स पे करेगा, चाहे तो ये बोलेगा नहीं एम्प्लॉय तू ही टैक्स पे कर, क्योंकि वॉट एवर परक्यूसिट्स रिसीव बाय एम्प्लॉय वो ग्रॉस सैलरी का पार्ट बनता है, इतना तो पता है ना सबको। तो अगर मैम इसने चूज किया कि इसको टैक्स पे करना है, तो क्रेडिट किसको मिलेगा उस टैक्स का, एम्प्लॉय को ही मिलेगा। नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे जो आप टैक्स पे करते हो, ये एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस जरूर है, पर उसको पीजीबीपी में इसका डिडक्शन नहीं मिलता। नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे जो भी टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है, एम्प्लॉयर के लिए एक्सपेंस जरूर है, बट पीजीबीपी में इसका कोई डिडक्शन नहीं है। इसका मतलब उसका पूरा क्रेडिट किसको मिलेगा, एम्प्लॉय को। सपोज एम्प्लॉय का टैक्स लाइबिलिटी आया 10,000, एम्प्लॉयर ने 2,000 का टैक्स पे किया है, तो अब एम्प्लॉय कितना पे करेगा, 8,000। ओके, ठीक है मैम, क्या क्या बोला, कोई भी पर्सन जो पे करता है इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी, स्लैब हो गया अपना। फिर थर्ड क्या हो गया, डिडक्शन मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का ही लॉस मिलेगा और कोई लॉस क्लेम करने को नहीं मिलेंगे। जो भी डिडक्शन अलाउंस चाहिए उसके लिए एविडेंस चाहिए। एम्प्लॉयर अगर नॉन मॉनिटरी परक्यूसिट्स पे टैक्स पे करता है तो क्रेडिट एम्प्लॉय को जाएगा, ना कि एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलेगा। फिर आते हैं हम आगे, ये केस लॉ है। ये क्या है, केस लॉ। बोलते हैं वेटर को आपने टिप दी, हम गए कहाँ पे, ये है हमारा रेस्टोरेंट, हम बैठे हैं यहाँ पे, ये वेटर आता है, हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। वेटर को उसके अच्छे काम के लिए हमने क्या दे दिया, सपोज करो 200 रुपीज की टिप दे दी। ऐसे हम थोड़ी ना, दिन भर में 50 कस्टमर आते हैं, 50 कस्टमर ने उसको क्या दिया, 200 की टिप दी। क्या ये जो 200 की टिप जा रही है फ्रॉम 50 कस्टमर, क्या इसे हम टैक्सेबल अंडर द हेड सैलरी कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, तुम ठहरे कस्टमर, वो वेटर, क्या तुम दोनों का जो रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का है, बिल्कुल नहीं। तो जब तुम्हारा रिलेशन ही एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है, तो हाउ यू आर लाइबल टू से कि हमको उसको पेमेंट करते वक्त टीडीएस डिडक्ट करना है 192 में, नहीं कर सकते। आया समझ में, तो ये क्या है तुम्हारा 192 आया। अब क्या करो, 1 मिनट का टाइम है, सारे पॉइंटर्स लिखो, पेयर पे, कब पेमेंट करना है, ये सैलरी है, पेमेंट बेसिस पे तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट होगा, सारी चीजें लिखो, जो जो बोला था ना, पेयर पे, कंडीशन सब लिखो जल्दी से।
सब लोग ने वीडियो ऑफ कर लिया है, बताओ मुझे, लिखा है नहीं? एक चीज बताओ, वीडियो ऑफ करके कोई अलग से एनर्जी आती है तुम लोग में, कि अलग से ही कुछ लगता है कि बस अब भी ऐसे ही, अब तो एग्जाम ले लो? क्या ऐसा नया हो जाता है? मेरे को समझ ही नहीं आ रही, मेरे को वीडियो ऑफ करके इतना अजीब लग रहा है पढ़ाने में। बस मौका मिलना चाहिए वीडियो ऑफ खट। बड़े आगे लिख लिया, आई होप लर्न हुआ होगा। ठीक है, चलो अब इसके बाद जाते हैं। देखो सारे पेमेंट बेसिस कर रहे हैं हम, तो अब फिर से क्या करते हैं, पेमेंट बेसिस ही करते हैं। अब एक चीज की थी मैम, हम अर्न करेंगे क्या, सैलरी, ठीक है। फिर इसके बाद मेरा क्या होगा, ईपीएफ। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसके साथ भी कुछ और करना होता है हमको, तब जाके ये सेक्शन खत्म होता है। मैम यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे बोलता है 192A। ये सिंपल सी बात बोलता है कि अगर आपका ईपीएफ में पैसा है जो एक्यूमुलेट होके रखा है, तो अगर आपने क्या किया, ईपीएफ में एक्यूमुलेट करके कुछ अमाउंट रखा है और आप उसको विड्रॉ करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी पर्सन इसको विड्रॉ कर रहा है, इंपॉर्टेंट यही गड़बड़ वो लोग करते हैं, ये चीजें देते हैं कि ईपीएफ में से अगर आप विड्रॉ करते हो तो करो, लेकिन जब तक आप 49,999 इतना विड्रॉ कर रहे हो ना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, टीडीएस डिडक्ट, कोई डिडक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप 50,000 या 50,000 से ज्यादा का डिडक्शन करते हो, मतलब 50 पे भी टीडीएस है, 50 पे भी टीडीएस है, तो आपको क्या लगेगा, 10% का टीडीएस। क्या यहाँ तक बात समझ में? अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीडीएस 10% पे ही रहे, तो तुम्हें देना पड़ेगा पेन नंबर। मैम हमारे पास पेन नंबर नहीं है, हम पेन नंबर शो नहीं कर पाए, तो पता है वो पर्सन तुम्हारा 10% पे टीडीएस नहीं लगाएगा, वो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे तुमसे टीडीएस लेगा। तो एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन, पहले तो 192A बोलता है कि ईपीएफ में पैसा है, हाँ है, तो 50,000 से कम अगर विड्रॉ करते हो तो कोई बात नहीं, कोई टीडीएस ही नहीं है। लेकिन 50,000 या 50,000 से अबाव विड्रॉ करते हो तो टीडीएस तो है 10%, लेकिन उसके लिए तुम्हें शो करना पड़ेगा तुम्हारा पेन, और अगर पेन शो नहीं किया तो भाई मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टीडीएस जाएगा। ठीक है, अब सुनो, और मैम हम विड्रॉ कर रहे हैं 60,000, मतलब इस स्लैब में तो आ गए कि टीडीएस डिडक्ट होना चाहिए, फिर भी बोलता है कि नहीं करेंगे तुम्हारा टीडीएस डिडक्ट अगर इनमें से कुछ है तो। अब वो कुछ है क्या, वो बोलता है देखो, अगर तुम मोर देन 50,000 या 50,000 डिडक्ट करते क्या करते हो, विड्रॉ करते हो, तो वो बोलता है देखो समझो मेरी बात, अगर तुमने कम से कम 5 इयर्स इस एम्प्लॉयर के पास काम किया है, तो आफ्टर 5 इयर्स भले ही आप फिर 60,000 भी विड्रॉ कर लो तो तुम्हारा टीडीएस नहीं है। तो टैक्सेबल तभी होगा ये अगर तुम्हारी सर्विस 5 इयर्स से कम है तो। ओके, तो टैक्सेबल तभी होगा अगर तुम्हारी सर्विस क्या है, 5 इयर्स से कम है। ठीक है, बट अब इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन कि मैम मेरी तो सर्विस 5 इयर्स से कम है, पर रीजन पता है क्या है, रीजन ये, मैं जिस एम्प्लॉयर के पास काम करता था उसने अपना बिजनेस ही डिसकंटिन्यू कर दिया, और इस रीजन से मुझे मेरे ईपीएफ का पैसा विड्रॉ करना पड़ा। अब क्या टीडीएस लगाओगे? नहीं। मैम पता है क्या हुआ, ये एम्प्लॉयर जो था मेरा, ये एम्प्लॉयर, मैं शिफ्ट हो गया इस एम्प्लॉयर से इस एम्प्लॉयर के पास, और दोनों ही आरपीएफ वाले सारे क्लॉज एप्लीकेबल करते थे। तो ये तो क्या है, सिर्फ शिफ्टिंग फ्रॉम वन आरपीएफ टू अनदर आरपीएफ है, इसमें भी हम तुमको टीडीएस नहीं लगाएंगे। या तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया है, या फिर तुम शिफ्टिंग कर रहे हो वन आरपीएफ से दूसरे आरपीएफ एम्प्लॉयर के पास, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, एम्प्लॉय को निकाल दिया, अब उसको निकाल दिया तब तो उसको विड्रॉल करना पड़ेगा ना, उस पे किस बात का टीडीएस, तो बोलते हैं एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया,
बिजनेस टर्मिनेट कर दिया या एम्प्लॉय को टर्मिनेट कर दिया, या फिर बेचारे की बहुत ज्यादा हेल्थ खराब है, उसको पैसे की जरूरत है, तो इन केसेस में भले ही 5 इयर्स से कम तुम्हारी सर्विस होगी तब भी टीडीएस नहीं आएगा, वेदर यू विड्रॉ 60,000 और इवन 60 लाख। आई बात समझ में? तो क्या किया अभी मैंने, 192A, 192 सैलरी, 192A एक्यूमुलेटेड है, ए फॉर एक्यूमुलेटेड है, समझ गए, एम्प्लॉय एक्यूमुलेशन का। तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो भी एक्यूमुलेशन है, अगर तुम विड्रॉ करते हो 50,000 और मोर, 10% है, पेन दोगे तो ठीक है, पेन नहीं देते हो तो मैक्सिमम मार्जिनल रेट पे टैक्सेबल है। अगर तुम्हारी सर्विस, तुम्हारा विड्रॉल 50,000 से कम है तो कोई टीडीएस नहीं है। अगर टैक्स तभी लगता है जब सर्विस 5 इयर्स से कम है, लेकिन भले ही सर्विस 5 इयर्स से कम है पर बिजनेस या तो डिसकंटिन्यू हुआ है, या तो एम्प्लॉय को तुम हटा रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो, एम्प्लॉयर आरपीएफ वाला चेंज कर रहे हो, या तुम्हारी खराब हेल्थ है, इसमें भले ही तुम ज्यादा विड्रॉ करोगे, भले ही तुम्हारी सर्विस कम होगी, तो भी हम तुमसे टैक्स नहीं लेते हैं। हाँ, ये बात समझ में? डन? लिख लो अब इसको भी। 192 लिखना, पहले सैलरी, सिर्फ इतना लिखना, 192 सैलरी, और फिर लिखो 192A। सेक्शंस याद रहना जरूरी है, सेक्शन नहीं लिखोगे तो भी मार्क्स कट जाएंगे टीडीएस में, बिना सेक्शन के मार्क्स नहीं मिलने वाले टीडीएस में। डन? लिख लिया? याद हो गया? ठीक है। अब 90% 2 दिन लगते हैं तुम्हारा और टीडीएस होने में, 1 दिन टीसीएस का जाता है, ठीक है। बट याद हो रहा है तो मैं 1 दिन बढ़ा सकती हूँ, याद नहीं हो रहा है तुमको तो मैं स्पीड में भी चल सकती हूँ। बेटर यही है क्या, तुम बता दो, याद होता जा रहा है, ये स्पीड सही है तुम लोग के लिए? ठीक है, तो ठीक है, फिर 4 दिन लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा 4 अगस्त को कोर्स खत्म हो जाएगा, 4 दिन, ठीक है। चलो, कुछ पूछना करना है जीवन में? कोई दुख है?